वो
हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही? आवाज आ रही क्या आपको? ओके, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाकी लोग आते रहेंगे अपना। करणप्रीत, उस दिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? कल कल या परसों जब भी लेक्चर था लास्ट में गायब हो गई थी। चले। ओके बेटा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से नया। वो माइग्रेन ज्यादा सोचा मत करो। और जब मौसम चेंज होता है तब भी होता है। चले फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राइट। चलते हैं थोड़ा सा आगे। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, पूरा मैंने आपसे, हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर किसके बारे में? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और अभी हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। राइट। स्क्रीन आ रही है, सब कुछ आ रहा है, आवाज क्लियर है? ठीक है। इसे ओके, चलते हैं। अभी देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो किसने डिस्कवर किया था, किसने नाम दिया था, सबसे पहली बात तो यही आती है ना? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा, कैमिलो गोल्गी। राइट। इन्होंने ही डिस्कवर किया था सबसे पहले, और नाम भी दिया था। राइट। और कहाँ से डिस्कवर किया था? डिस्कवर किया था और नेम भी दिया था, डिस्कवर एंड नेम आल्सो। ठीक है। कहाँ से डिस्कवर किया था? तो आप देखो, नर्व सेल ऑफ, आप कह सकते हो न्यू बॉर्न आउल की सेल से डिस्कवर किया था। और उन्होंने जो मेथड यूज किया था, कह सकते हो यहाँ पर, यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट, है ना? सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है। ये टेक्निक इन्होंने इन्होंने यूज की थी। क्लियर? ये बात इन्होंने यूज की थी। और अगर आप देखोगे तो केवल और केवल यूकैरियोट सेल में है, प्रोकैरियोट सेल के अंदर तो नहीं मिलता ये। क्लियर है? हाँ है ना? तो हम बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओनली। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, सिर्फ सेल्स में नहीं पाया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया, बहुत सी चीजें जो आप बात करते हैं, ट्यूबुलर चीजें, जो मेम्ब्रेनस चीजें है, वो नहीं पाई जाती। ठीक है। यहाँ पर क्या है? अब्सेंट है। आरबीसी में भी क्या है? अब्सेंट है। ठीक है। इसके अलावा आरबीसी के बारे में बात करें तो यहाँ भी क्या है? अब्सेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पर्म सेल के अंदर बात करें, कहां पर?
ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो दोनों में एब्सेंट है। दोनों में क्या है, सॉरी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में दोनों में ही क्या है, इन सब में नहीं पाया जाता। ठीक है, एब्सेंट है। बात समझ में आई क्या? और वैसे भी हमें मालूम है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोट्स में, तो भी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, प्लांट सेल में इसका मॉडिफिकेशन, जो गोल्गी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन जो होता है, जो सेक्रेशन करता है, उसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। उसे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, अगर हम बात करें इन प्लांट सेल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं नोन एज डिक्टियोसोम्स, राइट। और यहाँ पर अभी आप देखोगे इसके 4 फॉर्म होते हैं, उसमें एक होता है सिस्टर्नी, राइट। तो यहाँ पर सिस्टर्नी जो है इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, आपको मालूम है साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, तो छोटा सा एक और हेडिंग, सारे आगे, चलो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किससे होता है, तो आपको मालूम है, जैसे आपने कहा था ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की आउटर लेयर से बनता था क्या, आउटर लेयर से बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब इसकी ट्यूब्स अलग होती हैं तो हम बोलते थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसी से बनता था लाइसोसोम्स। इसके बारे में बात किया था। दिस इज जो न्यूक्लियस के पास वाला है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल, एंड दिस इज नोन एज जो दूर है वो डिस्टल। अभी गोल्गी बॉडी के हिसाब से देखिए तो ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। ठीक है, ये क्या है तो हमें मालूम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्गी बॉडी, और ये क्या है तो हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से बना, आपको समझ में आ गया है ना। तो कहाँ पर है, एक तरह से देखा है तो पेरीफेरी के साइड में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बनता किसके है, कहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, लेकिन ओवरऑल ये तो पूरे न्यूक्लियर पूरा सेल में ऐसा ही होगा ना, पूरी सेल में होगा, इधर भी होगा, हर तरफ होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, कहाँ पर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है। ठीक है, हाँ है ना। या फिर एनिमल सेल में अगर आप बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में आपको मिलेगा सेंट्रियोल, क्या मिलता है, सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं मिलता। क्लियर, तो आप देखोगे हम कह सकते हैं इसके बारे में, तो कह सकते हैं प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, बात सुन भाई, है ना। या फिर कह सकते हैं और अबव द सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल किसमें, तो हमें मालूम है इन एनिमल सेल। क्लियर, बात समझ में आ गई कहाँ पर है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर बात कर रहे हैं कहाँ पर पोजीशन है, तो उसके बारे में बात किया, न्यूक्लियस के चारों तरफ है एक तरह से, और कहाँ पर है, तो हमने कहा एनिमल सेल में जब बात कर रहे हैं तो हमने बात की यहाँ पर। क्लियर, अब यहाँ पर देखो दो रीजन है, जो एक रीजन है जो न्यूक्लियस के साइड में है, एक रीजन क्या है, ये वाला पार्ट मान लो न्यूक्लियस के साइड में है, प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं, और जो उससे दूर है उसे क्या बोल रहे हैं, डिस्टल बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी समझना, जो पास वाला रीजन है दिस इज नोन एज सिस रीजन, क्या बोलते हैं हम, सिस रीजन। और सिस रीजन में क्या होता है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर फार्मिंग फेस है, इस साइड में बन रहा है ना, इस साइड में बन रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फार्मिंग फेस बोल सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा है इसे बोलते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांस रीजन। दूसरा क्या है, ट्रांस रीजन। और इस रीजन पे क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है,
बात समझ में, हाँ या ना? ट्रांस रीजन, यहाँ पर देखो जैसे गॉल्जी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की था, वहां पर 3 पार्ट बात की था ना, सिस्टर्नी के बारे में बात किया था, ट्यूब्यूल्स के बारे में बात किया था, वेसिकल्स के बारे में बात किया था। सेम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हम 4 पार्ट में बात करेंगे, राइट। हम कह सकते हैं यहाँ पर छोटी सी एक बात अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर की 4 पार्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ जीसी का मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट। वन इज अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिस्टर्नी के बारे में, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं तो हम यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो हम बात करेंगे वेसिकल्स के बारे में। ये सारी टाइप तो ऐसे टाइप तो हमने सारी बात की है कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और यहाँ फोर्थ जो हम बात करने वाले, जो अलग बात करने वाले हैं, वो क्या है, यहाँ पर गोल्जियन वैक्यूल्स है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों चारों के बाद मतलब इन चारों के बारे में छोटा छोटा सा 2-2 पॉइंट देखते हैं। पहला यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। सिस्टर्नी कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं सिस्टर्नी कैसा होता है, ठीक है। जैसा वहां पर हमने बात की थी कि फ्लैट है, यहाँ भी फ्लैट है, वहां भी कर्व के बारे में बात किया था, यहाँ भी कर्व है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दीज आर फ्लैट कर्व्ड, है ना। और मेम्ब्रेन कैसी, चूंकि इस पे कुछ अरे अटैच नहीं तो कैसा है, स्मूथ है ना। कवरिंग मेम्ब्रेन जो है कैसी, उस पे कुछ अटैच नहीं है तो कैसा है, स्मूथ है, क्लियर। साथ में आपको यहाँ कह सकते हो विद, इसका जो एंड पार्ट होता है वो कैसा होता है, फूला वाला, यानी स्वेलन होता है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। यहाँ पर क्या होता है, तो इनकी एक डेफिनेट पोलरिटी होती है, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, तो कह सकते हैं दे शो और डेफिनेट पोलरिटी, क्लियर, ये याद रखना है यहाँ पर। अब देखो 2 टाइप का यहाँ पर फेस है। जो सिस की साइड में है वो कैसा है, वो कॉनकेव है, सॉरी, जो सिस की साइड में है वो कैसा है, जो सिस की साइड में है वो कैसा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ में उधर कैसा है, कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है ना। जो सिस की साइड में है वो कैसा है, सिस रीजन की साइड में इसका पार्ट है वो कैसा है, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स है, ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, बात समझ भाई। और ये एक तरह से देखा जाए तो एसोसिएट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा जो ट्रांस की साइड में है वो कैसा है, ट्रांस रीजन की साइड में है, आप देखोगे वो कैसा है, तो आप कहोगे कॉनकेव, राइट, कॉनकेव पोल, समझ में आया क्या। या फिर इसे बोल सकते हैं डिस्टल पोल, जैसे उसे प्रॉक्सिमल पोल बोल रहे थे वैसे हम इसे डिस्टल पोल भी बोल सकते हैं, डिस्टल पोल बोल सकते हैं, क्लियर है। और आप देखोगे यहाँ पर इस साइड में कौन सा है, तुमने पहले ही बताया मेच्योर वाले होते हैं, यहाँ पर कैसे हैं, मेच्योर वाले थे, है ना। इस साइड में कैसे हैं, तो यहाँ पर मेच्योर वाले हैं, ओल्ड वाले, यानी ओल्ड एंड मेच्योर कह सकते हैं, मेच्योर एंड ओल्ड कह सकते हैं यहाँ पर। और इनसे आप देखोगे तो क्या बनता है, आप कह सकते हो सेकेंडरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, सेकेंडरी वेसिकल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे, सेकेंड नंबर पे तो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल्स। जब आप सेकेंड नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल्स, इसका एक फॉर्म है। ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करें तो कैसी है, ये स्मॉल होती है ना, और कैसी है, तो आप कहोगे फ्लैट है, ठीक है। क्या ये इंटरकनेक्टेड है या नहीं, तो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। या कह सकते हो इंटरकनेक्टिंग कह सकते हो आप, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है,
बात समझ में आया? कैसे इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर एराइज कहाँ से होते हैं? तो पेरिफेरल रीजन ऑफ सिस्टर्नी से होते हैं। एराइज कहाँ से होते हैं? तो पेरिफेरल रीजन ऑफ सिस्टर्नी से। एराइज फ्रॉम रीजन ऑफ सिस्टर्नी। क्लियर? ध्यान रहेगा। और इनसे बाद में क्या बन जाता है आप देखोगे, जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ नंबर पे अगर आप देखो तो, थर्ड नंबर पे देखो तो क्या आता है? वेसिकल्स। ठीक है, ये कैसी है? तो आप कहोगे लार्ज है। ठीक है, कैसी है? तो राउंडेड है बेटा। ठीक है, और ये वेसिकल्स है तो सैक लाइक है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द एज। एज मतलब किनारा। कहाँ पर? ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, और किसमें? तो ये ग्रुप में होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये ग्रुप में एक साथ पाए जाते हैं। बात सुन में आया? अब लास्ट वन हमारे पास यहाँ पर फोर्थ है। फोर्थ क्या है अपने पास? जो बात किया था गोल्गियन बॉडी, गोल्गियन वैक्यूल्स के बारे में बात किया था ना। तो गोल्गियन वैक्यूल्स है यहाँ पर, देखते हैं। ये कैसी है? तो ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये राउंडेड है। और ये कैसी है? तुम कहेंगे स्फेरिकल है। बात समझ में आई क्या? स्फेरिकल वैक्यूल्स है। क्लियर? कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो मेच्योरिंग फेज पे, यानी मेच्योरिंग मतलब ट्रांस वाले में। हाँ ना, तो हम कह सकते हैं फॉर्म एट ट्रांस रीजन, क्योंकि ट्रांस रीजन ही तो मेच्योरिंग फेज है। हाँ ना, इनके अंदर कुछ लिक्विड या कुछ इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, या कुछ एमार्फस सब्सटेंस हो सकता है ना। और यही बाद में वर्क करते हैं एज अ लाइसोसोम। यही बाद में वर्क करते हैं एज अ लाइसोसोम्स। क्लियर है? तो हम यहाँ पर छोटा सा पॉइंट जो मैंने बोला है वो पूरा लिख दो। दीज आर फील्ड किसके साथ में? विद सम ग्रेन्यूलर एमार्फस। मालूम है ना आपको, जैसे कि ग्रेफाइट होता है, एक के ऊपर एक स्लाइड करती हुई जो लेयर्स होते, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, स्लाइड कर सकते। ऐसी कंडीशन जब होती है तो बोलते एमार्फस। राइट, एमार्फस सब्सटेंसेस। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ होते हैं जो वर्क करने लगते हैं किसकी तरह? एज अ लाइसोसोम। एज लाइसोसोम्स। क्लियर? बात समझ में आई यहाँ पर? अभी अपनी क्लास में 14 लोग हैं, 14 लोग में सबको समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग एक बार बोलते भी चलो साथ साथ में। क्लियर है? आज हमारी क्लास में कौन कौन है देखता हूँ जरा एक बार। भूमि, कसबी, बलविका, मनिक, और कौन है अपने पास? मनसीन कौर, आज आप पहली बार आए मुझे लगता है। मनुराधा है ना, और राजपूत साहब कल तुम गायब हो गए थे। पीयूष शर्मा एंड समायरा। जस्ट तो सब लोग देखो, अगर किसी को समझ में ना आए तो अब बोलते चलना आप मेरे को। राइट, इसका जो फिगर होगा एक बार एनसीईआरटी से आप चेक करिएगा। इसका फिगर जो होगा ना उसको एनसीईआरटी से एक बार चेक करिएगा। अब यहाँ पर जब बात करते हैं किसके बारे में? फंक्शन के बारे में, है ना। तो फंक्शंस ऑफ जीसी के बारे में देखो, एक बात समझ लो कि ये ट्रांसपोर्ट तो करता ही सेल के अंदर, जहां भी चीजों को जाना होता है, लेके जाना होता है, तो ट्रांसपोर्ट तो करता ही है ना। तो इसका क्या क्या काम है उसके बारे में बात करते हैं। गोल्गी काम, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब मेन फंक्शन की बात करते हैं तो क्या करता है यहाँ पर? प्रोसेसिंग होती है चीजों की। जैसे आपने पढ़ा है, आपने पनीर और चीज में डिफरेंस तो जानते ही हो। पनीर क्या होता है? मिल्क का होता है। और चीज को क्या होता है? पनीर को अगर प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद में क्या बनता है? चीज बनता है ना। ठीक है, और देखो पैकेजिंग,
है ना। इसके साथ में जब प्रोसेस हुआ, पैकेज हुआ, तो ट्रांसपोर्ट तो होना ही है। सेल के अंदर जहां कोई चीज जरूरत होता है वहां पर ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट जहां पर ले कर दिया, उसके अंदर लेके जाने के बाद में क्या करेगा, रिलीज करेगा ना। जो सब्सटेंस भी इसको है वहां पर क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आया। यानी सेक्रेटरी प्रोडक्ट को भी क्या करती है, यानी प्रोटीन्स को भी क्या करती है, ये रिलीज करता है। ये इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे फंक्शंस हैं, राइट। ये क्या करते हैं, दूसरा और क्या फंक्शन है। ये जो फैट होता है, यानी लिपिड जो होता है, और जो प्रोटीन होता है, और फैट और लिपिड जो होता है ना, इसको किसके साथ में अगर आप देखो, किसके साथ में, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ता है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे लिपिड है, राइट। मान लो इसको हम कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऐड कर दें, तो क्या बनता है, मैंने बताया था क्या बनता है, ग्लाइको लिपिड बनेगा ना, हाँ है ना। और अगर प्रोटीन है, मैंने अभी बताया था सेल जब PLLP बता रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वहां पर मैंने आपको बताया थी चीज। अब फिर से देखो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ा है, राइट। तो क्या बनेगा, अगेन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर बात है प्रोसेस की, यहाँ पर बात है प्रोसेस की। जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है तो वो इसको क्या बोलते हैं, और जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं। और ये कौन करता है, कहाँ होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स याद रखना, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन। और यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना। ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन ये सब कहाँ होता है, तो याद रखना ये होता है यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, राइट। आपने स्पर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो स्पर्म का हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है ना, राइट, ऐसा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो कैप किसकी बनी होती है, ये कैप भी बनी होती है किसकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बनी होती है। इसे बोलते क्या है, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसे, एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। तो बनी किससे होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनी होती है। कह सकते हैं आप मेडअप ऑफ एक्रोसोम इस सॉरी, एक मिनट, सॉरी। बना किससे होता है, समझ में आया। तो ये कहां पर, स्पर्म में, बात समझ में आई कहां पर। तो ये आप बात कर रहे हो किसके अंदर, स्पर्म का एक्रोसोम हो गया। दूसरा जहां पर रूट कैप होती है, आपको याद है जब रूट के बारे में बात करते हैं तो एक सेक्शन हम करते हैं ऐसा, राइट। सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, रूट कैप है। उसके बाद में क्या है, आपको मालूम है जोन ऑफ डिवीजन है, जोन ऑफ डिवीजन है। एंड देन क्या है, तो हम बात करते हैं जोन ऑफ मेचुरेशन है, सॉरी, इसके बाद में यहाँ पर होता है जोन ऑफ मेचुरेशन। और ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है ये होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इसे क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर रूट हेयर होती है। यहाँ पर क्या है, रूट हेयर होती है। तो रूट कैप जो होता है ना, रूट कैप, ये क्या है अपना, ये पोर्शन क्या है, रूट कैप है। ठीक है, तो आप देखोगे रूट कैप के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर गोल्जी, यहाँ भी ट्यूब्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं, राइट। तो आप कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है, तो कह सकते हो रिच इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, समझ में आया, या गोल्गी बॉडीज। और ये क्या करती है, ये सेक्रेशन करती है, कह सकते हो आप सेक्रेट म्यूसिलेज, म्यूसिलेज का सेक्रेशन करती है। क्लियर, किस लिए, टू लुब्रिकेट, किसे करती लुब्रिकेट, ऑफ
रूट टिप को। समझ में आया बेटा ये चीज, हाँ या ना? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, तो जैसे कि अभी कोई सेल है या उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन होता है तो उसका रिसाइकलिंग होता है ना? तो रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, राइट? तो मैं डायरेक्ट ही ये पॉइंट लिखता हूं यहाँ पर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, हेल्प्स इन recycling of broken plasma membrane क्लियर है? कब प्रोसेस का जैसे नाम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस। क्लियर है बात, समझ में आई? अब आपको मालूम है ज्यादातर जो प्रोटीन बनता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहां पर आ गया? इसी में आ जाता है ना, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होता था आरईआर में। किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलते चलेगा, राइट? कहां पर? ईआर में। इसके साथ में राइबोसोम जुड़ा होता था। किसमें मॉडिफाइड हो जाता है? तो आप कह सकते हो आर मॉडिफाइड इन गोल्गी एपेरेटस भी बोल सकते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स के साथ में यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, और कोई डाउट यहां पर किसी को आया तो नहीं? सब समझ में आया यहां तक? ये तो जो हमने बात की किसका फंक्शन था, तो ये सारे फंक्शन थे लाइसोसोम्स के। ठीक है, ये सारे फंक्शन किसके थे? लाइसोसोम्स के। ठीक है, पीयूष, हर्षप्रीत, समायरा, जसप्रीत, आप लोगों को भी समझ में आ रहा, बाकी लोगों को भी, मनु, मनसीन, कोई डाउट है किसी को? नहीं, तो चलो हम आगे चलते हैं। ये था अभी तक जो हमने बात की बेटा, किसके बारे में बात किया? अभी हमने बात की यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो इसके बाद में जो आप बात करते हो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ही बात करते हो, तो यहाँ पर एक और चीज होती है जो हमने लिखा था लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हम इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और डिस्कवर किसने किया था इसको? तो आप यहाँ पर बात करेंगे डिस्कवर के बारे में। तो किया था डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है मिस्टर क्रिश्चियन, है ना? नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे इनको, इनका नाम डी डुवे। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बात सुन में आई? कैसा है ये सेल ऑर्गेनेल्स है कैसा? मतलब अगर आप देखो तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस है ना? स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? लाइसोसोम्स में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स किस फॉर्म में होते हैं? तो आप कहोगे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट? कौन? तो हमें बात करनी पड़ी, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट? और इनका नेचर कैसा होता है? तो आप कह सकते हो इन एंजाइम का नेचर कैसा है? तो हाइड्रोलिटिक है। हाइड्रोलिटिक का मतलब डाइजेशन करेंगे, हाँ है ना? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या? डाइजेशन करेंगे। इसके अंदर हर चीज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम्स है ना, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स है पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर चलता हूँ। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं? तो आप याद रखना, कार्बोहाइड्रेजेज भी है इसके अंदर, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा। इसके अंदर प्रोटीएजेस भी है ना? तो ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेगा। इसके अंदर न्यूक्लियेजेस भी है, तो ये न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर लेगा। इसके अंदर लाइपेजेस भी है ना? तो ये फैट को भी डाइजेस्ट कर लेगा। बट ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना? किसको?
एंजाइम यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा, तो याद रखना एंजाइम एक होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेलुलोज। यहाँ पर क्या होता है, तो हम कहेंगे अपसेंट। दैट इज द वन रीजन, अगर ये किसी सेल के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं इसके एंजाइम और साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, तो ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन अगर प्लांट सेल के अंदर ये हो और वहां पर रिलीज हो तो सब कुछ तो डाइजेस्ट करेगा, राइट। मान लो ये सेल है कोई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, अगर डबल लेयर का न्यूक्लियस हो गया सपोज दैट, ये यहाँ पर इसमें इसका एंजाइम यहाँ रप्चर हो जाए तो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा एक्सेप्ट सेलुलोज का, यानी सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? सॉरी, क्या नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? आप देखोगे बेटा इसके अंदर जो एंजाइम्स है ना, नियर अबाउट, मैंने तो कैटेगरी लिखी ना, अबाउट अगर आप देखो तो अप्रोक्स या अबाउट कह सकते हो, 50 टाइप के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। किसके कितने टाइप के, 50 टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम है ना, आपने लाइसोसोम को निकाला, लाइसोसोम के बाहर क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ है ना। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, राइट। और जो स्टेबल करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर बोलेंगे, राइट। और ऐसे सब्सटेंस जो इसको क्या करने वाले हैं, डिकम्पोज करेंगे या फ्रिजाइल करेंगे, बात सुन, जो इसको कमजोर करेंगे, है ना, फ्रिजाइल करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजर्स। बात समझ में आई बेटा, हाँ है ना। अब कौन है जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है और कौन है जो मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है, देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, है ना। अगर आप बात करो किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करो, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। आप बात करो तो कॉर्टिसोन जो है वो क्या करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप बात करो एक हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जिसे बोलते हैं हेपेरिन, ये क्या करेगा, इसे स्ट्रॉन्ग करेगा। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। वैसे ही यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होंगे जो इसको डिस्टेबलाइज करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सेस ऑफ लाइपोसॉल्युबल, लाइपोसॉल्युबल मतलब फैट सॉल्युबल, ठीक है, विटामिन। अगर वो ज्यादा हो गए तो क्या करेगा, ये डिस्टेबलाइजर की तरह काम करेगा, राइट। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन होते हैं, मोस्टली जो सेक्स हार्मोन होते हैं बने किसके होते हैं, तो स्टीरॉयडल होते हैं, है ना। सेक्स हार्मोन जो बने होते हैं हम लोगों में, तो वो किसके नेचर क्या होता है, स्टीरॉयडल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करो किसके बारे में, बाइल सॉल्ट के बारे में, तो ये भी क्या करेगा, डिस्टेबलाइजर का काम करेगा। अगर हम यहाँ पर एक्सरे के बारे में बात करें, एक्सरे भी इसे डिस्टेबलाइजर के रूप में काम करेगी। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात करें तो ये भी क्या करेगी, डिस्टेबलाइजर की तरह काम करेगी। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुमसे पूछा जाए कि इसका सेफ कैसा है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेफ कैसा है, तो ध्यान रखना ये एक सेप में नहीं पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं ये क्या शो करता है, ये शो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, राइट। क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा फॉर्म में, एक से ज्यादा शेप में ये पाया जाता है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है।
अब ये कहाँ नहीं पाया जाता है, तो सेम एज एक्सेप्शन बाकी सेल में तो सब में पाया जाता है। अगर हम बात करें एक्सेप्शन के बारे में, तो ये आरबीसी के अंदर जब बात करते आए हैं, बहुत देर से बात की, कई चीजों के बारे में बात किया, तो आरबीसी के अंदर ये क्या होता है, नहीं पाया जाता है। बात में इसके अलावा हर सेल में पाया जाता है, इसके अलावा हर एक सेल में पाए जाते हैं। वही अगर आप बात करो किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर बात करो, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर बात करो, और क्या ये पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, प्लांट सेल के अंदर जो होता है ये नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट के अंदर जब बात कर रहे हैं, तो प्लांट में दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, एक हम बोलते हैं लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट में तो पाए जाने के चांसेस है, लेकिन हायर प्लांट के बारे में बात करें, जैसे एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, तो वहां पर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है, नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेस फ्रिक्वेंट। बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेस फ्रिक्वेंट। और यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बेस्ट क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, जो लोअर प्लांट होते हैं, यहाँ जो वैक्यूल होता है ना, सेंट्रल वैक्यूल, याद है, ये वर्क करती है एज अ लाइसोसोम। क्लियर। अगर तुमसे पूछा जाए फंगस के अंदर क्या है, तो फंगस में इसके नंबर बहुत हाई होते हैं, ठीक है। अगर आप फंगी के अंदर बात करो, तो लाइसोसोम के नंबर क्या है, आप कह सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, इन नंबर। बात सुनना है, मैक्सिमम इन नंबर बात कर सकते हो किसके अंदर, तो हम बात करते हैं फंगी के अंदर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या, हाँ या ना। चलो, अब देखो एक बैक्टीरिया की सेल हम लेते हैं, इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में सबसे बाहर क्या है, तो सेल वॉल है, और उसके बाद में क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसके बीच में प्रेजेंट है, सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट है। दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो इसके बीच में जो ये स्पेस आपने अभी दिखा, हम लोगों ने देखा ये प्रेजेंट है, ये स्पेस को बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। क्लियर। तो ये भी एज अ लाइसोसोम, लाइसोसोम की तरह रोल प्ले करती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं मे प्ले रोल सिमिलर टू लाइसोसोम। बात समझ में समझ में आया क्या बेटे। चलो, अब देखो यहाँ पर, अगर तुमसे पूछा जाए कि लाइसोसोम के टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर। देखो, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये न्यूली फॉर्म वाला है, जो न्यूली फॉर्म है लाइसोसोम, उसे क्या बोलते हैं। बात सुन रहा है, यानी कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो लाइसोसोम बना है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, मान लो दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं। सपोज दैट दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। क्लियर है ना। या मान लो ये सेल है, ये एक सेल है,
और सेल के अंदर ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम्स है। ठीक है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम अगर किसी सब्सटेंस से अटैच हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, किसी सब्सटेंस से अटैच हो जाए जिसको डाइजेस्ट करना है, तो अब इसको बोलेंगे, और ये सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। कल भी मैंने बताया था, क्या बताया था, फेगोसाइटोसिस, और दूसरा नाम बताया था पिनोसाइटोसिस, याद है ना। कल भी मैंने आपको दो चीज बताया था, फेगोसाइटोसिस और दूसरा बताया था पिनोसाइटोसिस। क्लियर है, हाँ है ना। एक बात समझना, ये आउटसाइड द, ये सब्सटेंस कहाँ, कौन सा है, कहां से अंदर आया, फ्रॉम आउटसाइड द सेल, है ना, यहां पर आया। ऐसा भी हो सकता है कि सब्सटेंस कहाँ का हो, तो वो सब्सटेंस हो सकता है इनसाइड द सेल, मतलब जो डाइजेस्ट होने वाला सब्सटेंस है वो कौन सा है, ऐसा भी हो सकता है वो डाइजेस्ट होने वाला सब्सटेंस कौन सा हो, इनसाइड द सेल। बात सुनना, क्या हुआ, इनसाइड द सेल डाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है, बात सुनना ही क्या, क्लियर है, इतनी बात सुनना ही क्या। चलो, जब ये अंदर की ओर आता है, बाहर से अंदर की ओर आया, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेट्रोफेगोसोम। अंदर आया, इसके साथ में जुड़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हो गया ना, ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया ना, हाँ या ना। यहां तक की बात समझ में आई क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। ठीक, अब देखो, इस सेकेंडरी लाइसोसोम को अब हम क्या बोल सकते हैं, जब ये जुड़ गया है इसके साथ में, तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेट्रोफेगोसोम्स, राइट, या फिर इसे बोलेंगे हम डाइजेशन, क्योंकि यहाँ डाइजेशन ही हो रहा है तो डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलेंगे। क्लियर है, हाँ या ना। अब सेकेंडरी लाइसोसोम जब बना, किसके साथ में बना, जब इसके साथ में जुड़ गया, ठीक है, जब इसके साथ में जुड़ गया, तो हम इसे एक और नाम बोल सकते हैं, आफ्टर जब ये जुड़ जाता है तो इसको नाम आप बोल सकते हो, किसके साथ में बोल सकते हैं, फेगोसोम्स। कब बोलेंगे, जब ये लिक्विड नहीं सॉलिड चीजें होंगी, क्या बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं फेगोसोम। तो छोटा सा एक पॉइंट ही मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, आर फॉर्म्ड कब, व्हेन, अब देखो नाम क्या लिखा है यहाँ पर, फेगोसोम्स लिखा हुआ है ना। और फेगोसोम्स, अगर मैंने बताया था, अगर कोई अंदर जाने वाला सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है ना, तो क्या बोलते हैं हम, अगर कोई अंदर जाने वाला सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, तो हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइट, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सॉलिड है, तभी यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है यहाँ पर फेगोसोम्स, ठीक है, किसके साथ में फ्यूज होता है, फ्यूज विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसोसोम। समझ में आया, सेकेंडरी कब बोलेंगे, हाँ है ना, ये बात समझ में आई, सेकेंडरी कब बोल रहे हैं, जब ये प्राइमरी वाले के साथ में ये सॉलिड वाला इस पार्टिकल कैसा है, तो सॉलिड पार्टिकल है, अंदर आया, अंदर आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, है ना। अब ये फेगोसोम्स अंदर आ गया और लाइसोसोम के साथ में जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे, इसे सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आया। अब इस जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके पास में क्या होते हैं, ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ना, इसके पास क्या होता है, ढेर सारे एंजाइम तो होते हैं, किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में ना, जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया, तो मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ जी, दिस कंटेन
द एंजाइम्स, जिसे डाइजेस्ट करना है उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो ये जो हमने सेल के अंदर वाला लिया है वो भी तो सेम काम करने वाला है। मतलब डाइजेशन कहने का मतलब है, हो गया, एक बात समझ में आ गई, डाइजेशन दोनों ही चीजों का हो सकता है, जो सेल के बाहर से आए उसका भी और जो सेल के अंदर है उसका भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ है ना? अगर सेल के अंदर है तो हम इसे क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे इसे, हम अगर नाम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ऑटोफेगोसोम्स। क्या बोल सकते हैं? अगर डाइजेशन हो रहा है किसका, सेल के अंदर वाली चीजों का, तो नाम बोलेंगे ऑटोफेगोसोम, और सेल के बाहर वाली का हो रहा है तो बोले हेट्रोफेगोसोम। समझ में आया? हाँ या ना? एनी डाउट्स? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, डाइजेशन जब हो गया ना तो उसके बाद में क्या होगा, कुछ चीजें यहाँ से, सारी चीज तो डाइजेस्ट नहीं होंगी, कुछ चीजें यहाँ पर बच जाएंगी इसके अंदर, वो चीजें बाहर की ओर पास आउट कर दी जाती, राइट? यानी जो रेजिड्यू यहाँ पर बच गया उसे क्या करते हैं, बाहर की ओर पास आउट कर देते हैं। क्लियर है? ये क्या है, हम इसका नाम देते हैं रेजिडुअल बॉडीज। समझ में आया? जो डाइजेस्ट होने के बाद में मटेरियल बचा रह गया, राइट? और अभी क्या हुआ, बाहर की ओर पास आउट हो गया। बात समझ, बाहर की ओर, बाहर की साइड में क्या हो गया, पास आउट हो गया। तो अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं ई फैगी बोल सकते हैं, प्रोसेस को बाहर की ओर पास आउट हुआ ना। मैं इसको इस कलर से बना देता हूँ, रेड से, और इस रेड को यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है, ई फैगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई फैगी। क्लियर है? या फिर इसे दूसरा नाम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। बात समझ में आया बेटा? हाँ या ना? पास आउट करने की प्रोसेस को बाहर हम बोलते हैं ई फैगी या एक्सोसाइटोसिस। मैं छोटा सा एक्सोसाइटोसिस के बारे में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। यानी कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई फैगी या फिर एक्सोसाइटोसिस? ठीक है, होता क्या है देखो, रेजिडुअल जो भी बचा रहेगा, बॉडीज पास आउट फ्रॉम द सेल। समझ में? इज नोन एज ई फैगी या एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? क्लियर है? था या ना? अभी कुछ सेल ऐसी होती है जो इसको बाहर पास आउट नहीं करती, इन रेजिडुअल बॉडीज को बाहर पास आउट नहीं करती, राइट? या कह सकते हो सम सेल्स, ठीक है ना, आप बोल सकते हो सम सेल्स लाइक लीवर की सेल्स, है ना, लीवर के सेल्स बात कर सकते हो। इनके अंदर क्या होता है, डू नॉट डिस्चार्ज आउटसाइड। क्लियर है? या कंटेंट आउटसाइड डिस्चार्ज नहीं होता है। समझ में आया क्या? तो जब सेल की एज हो जाती है, मतलब एजिंग के साथ में, तो ये सेल जब डिकम्पोज होती है तब ये रिलीज होता है। क्लियर है? जब सेल क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है तब ये रिलीज होता है। एक सेल और यहाँ पर लिख लो, मसल सेल। ठीक है, कभी रिलीज होगा, व्हेन सेल ओल्ड एंड डिस्ट्रॉय, तभी क्या होगा, देन रिलीज। क्या रिलीज करेगा? हम्म, यही अपना जो बॉडीज है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा, रेजिडुअल बॉडीज। समझ में आया? कभी रिलीज होगा, ये बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 11 लोग हैं,
मनिक, मनसीन, मनु, नंदिनी, आप लोग भी हैं क्लास में क्या? भूमि, तो आप लोग भी बोलते जाओ भाई। हम्म, कुछ कुछ चीजें बताते जाओगे तो मुझे भी मजा आएगी पढ़ाने में और आपको भी मजा आएगी। चलो चलते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई बेटा, दोनों चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। फंक्शंस क्या है? क्लियर? यस पीयूष। अब दिस इज द फर्स्ट डे जब तुम्हारा माइक ऑन नहीं है। चले पीयूष, अभी डाइजेशन करता है तो ये सेल के अंदर की चीजें भी करता है ना? इंट्रा हो या फिर क्या हो, बाहर की चीजें हो, एक्स्ट्रा सेलुलर हो। समझ में आया क्या? डाइजेशन दोनों टाइप का ही करता है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हो या इंट्रा सेलुलर मटेरियल हो। क्लियर है? और मैंने आपको बताया है समटाइम क्या होते हैं, ये फट जाती है, इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं किसमें, इसी के साइटोप्लाज्म में, राइट? तो जब साइटोप्लाज्म में फट जाता है तो दिस इज नोन एज ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं इसे? ऑटोलिसिस। क्लियर? क्लियर है ना? तो ऑटोलिसिस कॉज्ड बाय, अगर बात करें तो कब, लाइसोसोमल एंजाइम्स किसके थ्रू होता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स के बारे में बात करें, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रख रहा हूँ, कैथेप्सिन। क्लियर? और एक कैथेप्सिन करता क्या है? आपने टोड का नाम सुना है? टोड का नाम सुना है ना? टोड, फ्रॉग का जो लार्वा यस होता है सर। तो ये टोड की जो टेल होती है ना उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है ना? टोड की जो टेल होती है उसको क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वही एक छोटा सा पॉइंट है ना यहाँ पर, इन द आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे को बोलते जाओ बेटा। प्रॉब्लम अगर कुछ भी आती है तो आप मुझे बोलते जाओ। कब कब होता है ऐसा? जब मेटामार्फोसिस होती है। मेटामार्फोसिस का मतलब होता है जब कभी भी कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस यार, सॉरी, क्या बोलते हैं? मेटामार्फोसिस कभी बोलेंगे जब, अब देखो ना, जो टोड होता है, मतलब जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है टैडपोल, वो कैसा होता है? उसके पीछे टेल होती है ना? और फ्रॉग कैसा होता है? टेल नहीं होती है। तो ये जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ ना, इसे क्या बोलते हैं हम? मेटामार्फोसिस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामार्फोसिस। क्लियर? किसके अंदर होती है मैं वो भी लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, ना आप भूल जाओगे। फ्रॉग, टैडपोल, लार्वा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। एक और वर्ड आपको मिलेगा, इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन करते समय, क्राइनोलॉजी कह रहा हूँ, क्राइनोफेगी मिलता है। एक और वर्ड आपको मिलेगा, क्राइनोफेगी। इसमें क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, राइट, हार्मोन्स आपको मालूम है, तो उसके अंदर अगर ग्रेन्यूल्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो डाइजेस्ट किए जाते हैं किसके थ्रू? लाइसोसोम के थ्रू। और दिस प्रोसेस इज नोन एज, हम बोलते हैं उसे ऑटोफेगी बोलते हैं। क्लियर है? ऑटोफेगी नहीं, क्राइनोफेगी बोलते हैं। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, आप कह सकते हो एक्सेसिव ग्रेन्यूल्स, है ना? सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहो। ठीक है, कहां पर होता है? ऑफ हार्मोन्स। क्लियर? हार्मोन्स कहाँ सेक्रेट होता है? तो हमें मालूम है एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है।
एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो डक्टलेस ग्लैंड बताया था ना, तो मे बी डाइजेस्टेड, क्लियर, बाय लाइसोसोम। समझ में आया क्या ये चीज? और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? दिस इवेंट इज नोन एज, या प्रोसेस इज नोन एज काइनोफैगी। क्लियर है? समझ में आया? चलो, इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? अब देखो, इसके बाद में हमारे पास क्या बचता है? एक ही चीज बचती है। मेम्ब्रेनस सिस्टम में हमारे पास एक और चीज बचती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नंबर 4। नंबर 4 क्या होता है अपने पास? वैक्यूल्स के बारे में बात करो। और मैंने बताया है एक प्लांट सेल के अंदर ये मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं, मेच्योर प्लांट सेल के अंदर, है ना? अगर आप मेच्योर प्लांट सेल के अंदर बात करो, जैसे यंग प्लांट सेल है, यंग प्लांट सेल के अंदर तो न्यूक्लियस बड़ा सा होता है, लेकिन जो मेच्योर प्लांट सेल होता है, राइट, वहां पर आप देखोगे बड़ा सा क्या होता है, तो वहां पर मैक्सिमम पार्ट कौन कवर करता है? वैक्यूल करता है, और छोटा सा न्यूक्लियस होता है। बाकी इसके चारों तरफ क्या होता है? तो ये साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल कहां पर है समझ में आया? अरे कहाँ गया, तो गायब हो गया, गायब हो गया। मैं इसको दोबारा से लिख के आपको भेजूंगा, लेकिन मैं थोड़ा नीचे से वैक्यूल स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्राइनोलॉजी पूरा, क्राइनोफैगी पूरा ही गायब हो गया। जब मैं नोट शेयर करूंगा तो आपको लिख के दोबारा से लिख के भेजता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। नंबर 4 पे जो मैं आपको बता रहा था, किसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, देखते हैं वैक्यूल्स। और मैंने बताया आपको यहाँ पर एक बात, कि जो यंग सेल्स है, फिर से गायब हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 4, जैसे वैक्यूल्स के बारे में मैं बात कर रहा था, दोबारा से मैं इसके बारे में जल्दी से बनाता हूँ ना, फिर से गायब हो जाएगा। देखो, जो यंग सेल होती है ना, वहां पर न्यूक्लियस कैसा है? तो बड़ा सा होता है, प्रोमिनेंट होता है। लेकिन ये जब सेल मेच्योर हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ा सा इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, और न्यूक्लियस यहाँ पर कहीं पाया जाता है, राइट? बात सुन रहे? अब देखो यहाँ पर, ये कौन सी है? मेच्योर सेल है। और ये कैसी है? यंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब देखो, वैक्यूल कितना पार्ट कवर करता है? ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियस, और ये मेच्योर, और ये यंग सेल के बारे में बात करो। चलो आगे देखते हैं। बेटा आप इधर देखोगे ना, तो इसमें समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है। सॉरी, मैं दोबारा से बना रहा हूँ एक बार और। अभी गायब नहीं होना चाहिए इसको, ऑटोमेटिक अपने आप से इरेज हो रहा है। ठीक है, ये फिगर आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार बना दिया। मैं देखता हूँ क्यों गायब हो रहा बाद में। ठीक है, यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये ओल्ड या मेच्योर के बारे में बात करो, और ये यंग सेल है। अब थोड़ी सी बात मैं दोबारा से करता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है आज?
ठीक है, जो भी है बार बार गायब हो रहा है। अभी ये कह रहा कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। बात समझना, मैं फिगर बाद में बनाता हूँ क्योंकि फिगर बना रहा हूँ तभी गायब हो रहा है, तो मैं इसके अंदर फिगर नहीं बनाता, फिगर बाद में बनाता हूँ। आप देखो वैक्यूल जो होता है ना, वो सेल का नियर अबाउट 90%, प्लांट सेल के अंदर पाया था, एनिमल सेल में तो पाया नहीं आता है ना। तो आप कह सकते हो नियर अबाउट 90% पार्ट कवर करता है, ठीक है। मैं छोटा सा पॉइंट लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ वैक्यूल्स के बारे में। कैसा है ये, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है ना, एक सिंगल मेम्ब्रेन तो है ही है, क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है क्योंकि इसके अंदर स्पेस तो कवर ही है ना। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा ये, तो आप कहोगे फाउंड इन साइटोप्लाज्म, हाँ है ना। और आप देखोगे नियर अबाउट 90% जो स्पेस है ना सेल का, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्युपाइड बाय, अगर हम बात करें तो कौन करता है, बाय वैक्यूल, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं, जो वाटर यहाँ पर लिक्विड जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, उसे बोलते हैं सेल सैप, है ना। क्या बोलेंगे, सेल सैप। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले बात करते हैं। इट कंटेन, नो डाउट यहाँ पर बेस तो वाटर होना ही होना है, ठीक है। वाटर के अलावा आप कह सकते हो यहाँ पर सैप भी है। इसके अंदर जो भी सेल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो इसके अंदर आ जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा एंड कह सकते हैं यहाँ पर और भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो यूजफुल नहीं होते हैं, नॉट यूजफुल फॉर सेल, क्लियर है बेटा, हाँ है ना। और इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो बात करते हैं ना बेटा, इससे बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स जो होता है ना नंदिनी, एनिमल सेल के अंदर, राइट, तो हमारे अंदर ये ऐसी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर तो कुछ एनिमल्स के अंदर, बट ऐसे वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लाइक अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर आप देखते हो ना नंदिनी, तो वहां पर वो पाया जाता है। बट अगर बात करो ये वैक्यूल्स ऐसे ही, तो ऐसा एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए थे। हाँ, टाइम छोटे जो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स सम टाइम पाए जा सकते हैं, क्लियर है। डिफरेंस में अगर वैक्यूल के बारे में बात करते हैं तो एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, याद रहेगा ये चीज नंदिनी। यस सर। ओके बेटा, चलते आगे। ये मेम्ब्रेन याद रहेगा, मेम्ब्रेन आप इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, है ना। ये प्लांट में क्या करती है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये प्लांट के अंदर करती क्या है, वर्क क्या है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या करता है, जो टोनोप्लास्ट है ना, वर्क करता है कैसे है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको मालूम है दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है क्या, सिंपल डिफ्यूजन, और एक होता है जब मॉलिक्यूल जो होता है बड़ा होता है तो उसे उस पे भी। और डिफ्यूजन हमेशा कैसा होता है, एक दोबारा सुनना, दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है हमेशा कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अभी डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन, राइट। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं और वो क्रॉस करके मेम्ब्रेन को आ जाते हैं, क्लियर। लेकिन जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, है ना, और वो हाई टू लो मूव करते हैं, उस कंडीशन में उन्हें कैरियर की जरूरत होती है जो उनको पकड़ के अंदर लेके आता है, राइट। जब पकड़ के अंदर लेके आता है और एनर्जी खर्चा नहीं होती है,
डिफ्यूजन में एनर्जी खर्चा नहीं होती क्योंकि हाई टू लो मूवमेंट होता है, क्लियर। और जब मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो वो किसी कैरियर के साथ में आती है, हाई टू लो ही, लेकिन और एनर्जी खर्चा नहीं होती, तो दिस इज नोन एज फैसिलिटेट डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, क्लियर है, हाँ या ना। तो क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टोनोप्लास्ट, किसको करता है यहाँ पर। आप देखोगे द नंबर ऑफ बहुत ढेर सारे आयंस है ना, अगर आप बात करो ट्रांसपोर्ट किसको करता है, नंबर ऑफ नंबर है ना ऑफ आयंस को अंदर लेके आता है, क्लियर। इसके अलावा एंड अदर मटेरियल्स, अगर आप बात करो तो दूसरे मटेरियल्स को लेके आ रहा है, और अगर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो वहां पर एटीपी खर्चा होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, एटीपी खर्चा होगा। जैसे आप सॉइल के अंदर देखोगे तो आयन वहां पर क्या है, कम होता है, लेकिन रूट हेयर के अंदर देखोगे तो आयन वहां पर ज्यादा होता है, क्लियर है। तो बाहर क्या है, हाइपोमीडियम है। जैसे मान लो ये एक ये प्लांट का एक वो हो गया, यहाँ पे रूट हेयर हो गया, रूट हेयर में आप देखोगे तो बड़ा सा ये वैक्यूल होता है, बाहर क्या है, सॉइल है। यहाँ पर कोई भी आयन, मान लो सोडियम आयन है या पोटेशियम आयन है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉइल में क्या होता है, हाइपो कंडीशन है, हाइपो मतलब कम। और वैक्यूल के अंदर आप देखोगे, सेल के अंदर देखोगे, यहाँ पर क्या है, हाइपर कंडीशन है। तो नॉर्मली अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब होता है तो मूवमेंट कहाँ से होता है, हाइपो से हाइपर की तरफ होता है। अब इस कंडीशन में एनर्जी खर्चा होगी, एटीपी लगेगा, बात सुनना, इस कंडीशन में क्या होगा, एटीपी लगेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आयंस का मूवमेंट कैसा होता है और कुछ और मटेरियल्स का मूवमेंट कैसा होता है, तो आप कह सकते हो ये अगेंस्ट है ना द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। कहां पर, तो हम कह सकते हैं इनटू वैक्यूल में, और जब ये वैक्यूल में आएगा अगेंस्ट द होगा तो ऑलवेज एटीपी खर्चा होगा। यहाँ पर क्या होगा, एटीपी खर्चा होगी, क्लियर है ना। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, ध्यान रखियो, एक्टिव प्रोसेस हो गई, कैसे हो जाएगी, एक्टिव प्रोसेस हो गई, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यानी एक बात समझ में है कि आयंस वगैरह के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक आपने, जैसे आपने खाया है कभी कभी कुछ एक पिगमेंट, बीटा रूट वगैरह खाई है ना, बहुत सी चीजें ऐसी जिनका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। उनका कलर जो पर्पल है क्यों होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कुछ फ्लावर्स जिनका कलर पर्पल या अलग अलग कलर्स होते हैं उनका क्यों होता है, उनके बारे में बात करते हैं, राइट। जैसे एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, एक पिगमेंट है एंथोसाइनिन, ठीक है ना। और ये कैसा पिगमेंट है, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, हाँ है ना। ये पिगमेंट है, ध्यान रखना, पिगमेंट कैसा है, वाटर सॉल्युबल में। तो ये वैक्यूल के जो वाटर है उसमें क्या हो जाता है, वैक्यूल में जो वाटर है वहां पर डिजोल्व हो जाता है ना। तो कह सकते हो डिजोल्व इन वैक्यूलर पिगमेंट, कह सकते हो इन वैक्यूल्स, कह सकते हो वैक्यूल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स में क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, किसमें, तो आप कहोगे इन प्लांट। और जब डिजोल्व हो जाता है तो इसकी वजह से कलर कैसा आता है, ये जो रेड कलर है ना, या फिर पर्पल कलर है ना, राइट, या फिर हम बात करें ब्लू कलर है ना, इसमें ये दिखाई देगा हमें। लेकिन कैसे दिखाई देगा, किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये रेड कब दिखाई देगा, पर्पल कब दिखाई देगा, ब्लू कब दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो मटेरियल है उसका पीएच कैसा है, डिपेंडिंग ऑन पीएच। पीएच समझ रहे हो ना, हाँ है ना। पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रेड दिखाई देगा या फिर पर्पल दिखाई देगा या फिर
ब्लू दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? तो एंथोसायनिन आपने देखा क्या करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, इसके बारे में उन्होंने बात करी, राइट। फ्लावर्स वगैरह में बात कर सकते हैं, फ्लावर्स में भी कलर प्रोवाइड करता है। कैसे करता है मैंने बताया, कौन सा कलर अपीयर होगा वो किस पे डिपेंड करता है, पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, नाम तो सुना ही होगा, देखा नहीं होगा, हाँ है ना। इसके अंदर अगर आप इसकी बॉडी देखो तो कुछ ऐसी बॉडी होती है, इसका न्यूक्लियस हो गया ये, है ना, डबल लेयर का ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर एक फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती है इसके अंदर ढेर सारी, और इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? सीवी मतलब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। यू नो वन थिंग, आपको मालूम है दो चीजें, हमारी किडनी का मेन काम क्या है, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर पास करना। हमारी किडनी का मेन फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको बॉडी से बाहर पास आउट करना, राइट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा करता क्या है, ध्यान रखना, ऑस्मो रेगुलेशन मींस, हम सिंपल सी बात, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी के अंदर उसको बाहर पास आउट करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर पास आउट फ्रॉम द सेल। यहाँ पर सेल है अमीबा के अंदर, तो सेल करेगा। और यही सेम फंक्शन कौन करता है कंट्रैक्टाइल की तरह? किडनी भी करती है। कौन करती है? किडनी भी करती है। तो यू नो जो जिनके ऐसे ऑर्गन्स, एक ऑर्गन्स होते हैं एनालोगस, है ना, और एक ऑर्गन्स होते हैं होमोलोगस। ठीक है, अब देखो क्या होते हैं ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शंस क्या हो, सेम हो, और ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन, राइट। और जिनके फंक्शंस क्या हो, डिफरेंट हो, राइट, और ओरिजिन सेम हो, जैसे हमारे हाथ, घोड़े के हाथ, आगे वाले पैर, बर्ड्स के फ्लिपर्स, इन सब की ओरिजिन क्या है? सेम है। इन सब की ओरिजिन क्या है? सेम है, बट फंक्शन क्या है? सबके डिफरेंट है। हाँ या ना, जल्दी से बोलो, हाँ या ना। यस सर। क्लियर? अभी देखो बेटा, आपका जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हम अभी बात कर रहे हैं, इसका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शंस कैसा है? एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी पास आउट करता है। और सेम फंक्शन किसका है? किडनी का भी। किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? वेस्ट मटेरियल को पास आउट करना, है ना, यानी कि क्या? एक्सक्रीटरी। बात समझ में है? तो किडनी और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों ही क्या है, कैसे ऑर्गन्स हैं? एनालोगस ऑर्गन। समझ में आया? हाँ या ना? यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड किडनीज क्या है बेटा? ये तो हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। समझ में आया? एनालोगस टू ईच अदर। ध्यान रखना, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑर्गन नहीं है, बट किडनी क्या है? वो तो ऑर्गन है ना, इसीलिए मैंने लिखा एनालोगस टू ईच अदर। बात समझ में आया? हाँ है ना? अभी चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आज का हम लास्ट बात करेंगे, क्योंकि अब दूसरा स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा। यू नो वन थिंग,
अगर आप प्रोटिस्टा मालूम है, प्रोटिस्टेंस कह सकते हो या प्रोटिस्टा कह सकते हो, ठीक है ना। प्रोटिस्टा एक किंगडम है ना। और इसमें किसको रखते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको हम यहाँ पर रखते हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबको हम यहीं पे रखते हैं नंदनी, राइट। बट कंडीशंस क्या है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स होना चाहिए, यूनिकलर एंड यूकैरियोट्स होना चाहिए, राइट। तो आप इनके अंदर देखोगे ना, यहाँ पर फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स भी क्या होती पाई जाती प्रेजेंट होती है ना। कैसे बनती है, तो कह सकते हो खाने से। जब सॉलिड चीजें होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंगल्फ करते हैं, है ना। किसे, जब खाएगा तो फूड पार्टिकल हो जाएगा ना, हाँ है ना। और क्या करती है, उसका डाइजेशन करती है। समझ में आया बेटा, इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ ना। और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो हम माइटोकॉन्ड्रिया खत्म करेंगे और इसके आगे चलेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। मुझे क्लासेस नहीं मिल रही है 12th 11th की, और कंटिन्यू मिलती तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा इसमें कुछ डाउट्स है आपको अभी तक? नहीं है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का तो नाम सुना है ना तरनप्रीत आपने? मनु, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? इसका एक और नाम होता है, राइट। उसका दूसरा नाम क्या होता है, देखो ये नाम आपने नहीं सुना होगा। इससे दूसरा नाम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसोम। ये नाम सुना है क्या बेटा आपने? नहीं सुना होगा। एक इसका नाम और होता है सर्कोसोम, ये भी इसका नाम नहीं सुना होगा तुमने। या इसका एक नाम और होता है, नाम क्या है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं सुना होगा। नहीं सुना ना। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डिस्कवर्ड किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे मिस्टर कोलिकर। और ये कोलिकर जो है ना, इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, राइट। इसे बोला था एक तरह से, इन्होंने डिस्कवर किया था बायोप्लास्ट के नाम से डिस्कवर किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, बायोप्लास्ट के नाम से नहीं डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था इसके बारे में बात करते थे, ठीक है। डिस्कवर किया था किसके अंदर, इन, आपने मसल्स के बारे में पढ़ा है, मसल्स के अंदर कई चीजें पढ़ी है। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर डिस्कवर किया गया था किसका, तो आप ध्यान रखियो, इंसेक्ट, ठीक है ना। और ये जो नाम है ना, नाम कौन सा नाम, आपका जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये किसने दिया था? मैं पढ़ा नहीं रहा, बस थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ आपको, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। किसने दिया था? बेंडा ने। और ये बात कब की है, क्लियर है? एक साइंटिस्ट थे और नाम है अल्टमैन। नाम कितना बढ़िया है ना, अल्टमैन, कितना बढ़िया नाम। इन्होंने कहा था, क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, किस नाम से पुकारा था? इन्होंने कहा था इसे बायोप्लास्ट, जो मेरे मुंह से अभी निकला था कुछ देर पहले। बात समझ में आया, हाँ है ना। अच्छा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है मनु, सेल के अंदर है ना। तो अब इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप तो चाहिए। लेकिन अगर हम इसको कलर कर ले तो कलर करने के बाद में आसानी हो जाएगी ना। कलर किससे करते हैं हम लोग, डाई से, है ना।
और इसे डाई को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, नाम यूज करते हैं डाई ना बोल के हम बोलते हैं स्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेन बोलते हैं। तो कौन सा स्टेन यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना जीनस ग्रीन बी। और अच्छी सी बात जानते हो क्या, बहुत से स्टेन ऐसे होते हैं जिनका जब हम यूज करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स का या सेल की डेथ हो जाती है, लेकिन इसको यूज करने पे डेथ नहीं होती है। तो ये कैसा है स्टेन, आप कहोगे ये वाइटल स्टेन है। बात समझ में आया बेटा, कैसा है, वाइटल स्टेन है। ठीक है, अब देखो, तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, तो हमें मालूम है एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि कोई भी ऐसा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? ठीक है, तो इसके अलावा आपसे पूछा जाए क्या आरबीसी में प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना आल्सो एब्सेंट इन आरबीसी। तो क्या सीव सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना, क्लियर है, हाँ है ना। अगर हम बात करते हैं मेच्योर आरबीसी के अंदर, वहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, हाँ है ना। चलो, मैं ना इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास बाकी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसका। ये देखो, आप जब पढ़ते हो बुक के अंदर, तो वहां पर आप जो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर पढ़ते हो वो कुछ ऐसा होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा ना। और उसके अंदर आपने ऐसे 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 पढ़ा होगा। मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ। देखो कैसे, अभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, मैं बताऊंगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो बेटा, एक ऐसे आउटर लेयर होती है जो स्मूथ होती है, ठीक है। इसके बाद में अंदर की साइड में एक और लेयर पाई जाती है, जिसमें ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस पाए जा सकते हैं। ये अनब्रांच हो सकते हैं, या फिर ऐसे ये ब्रांच भी हो सकते हैं। क्लियर है, अनब्रांच हो सकते हैं या फिर ये ब्रांच भी हो सकते हैं। मैं बस केवल एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है, हाँ है ना, ऐसे पाई जाती है। अभी देखो, ये जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर कुछ ऐसे ढेर सारे इसमें ऐसे लगे होते हैं, उनको भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ये ना ब्रांच जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और ये जो इसके ऊपर लगा वाला है, दिस इज नोन एज F1 पार्टिकल, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। बात समझ में, क्या बोलेंगे, F1 पार्टिकल या फिर क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम्स बोलेंगे। क्लियर है, हाँ है ना। अभी देखो ये क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, जो इसका लिक्विड वाला सेमी सॉलिड सा पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे ना, तो एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाएगा, जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता था। हाँ है ना, ये क्या है, तो हमें मालूम है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। समझा क्या, आया ना। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर और एक चीज पाई जाती है, क्या, एक ऐसा 70S राइबोसोम। कौन सा? 70S राइबोसोम। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। मैं इसके बारे में बाकी जो डिटेल होंगी वो कल बताऊंगा, लेकिन अभी ये तो यहां तक बात समझ में आई कि आपको, हम्म, गुड नंदिनी, करणप्रीत ये समझ में आया, मनु, ये स्ट्रक्चर एक बार देखना। बाकी मैं इसके बारे में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या पाया था, किसका क्या फंक्शंस होता है, और क्यों इसको अगर आप कंपेयर करो, तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं मनु किसके साथ में, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में। क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, विल टॉक अबाउट, है ना। बट अभी नहीं, बाद में। आज यहीं तक मैं इसके आपको शेयर करता हूँ, और आपसे मुझे कहना क्या है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो। सिलेबस के बारे में डिस्कस करके राहुल सर से फिर बताता हूँ आपको। क्लियर, कभी एग्जाम
कब एग्जाम नंदिनी? इस संडे बायो का ही है क्या? तो जितना हुआ है उतना होगा बेटा, कल तक जितना हो जाएगा पूरा आ जाएगा फिर। हम कितने क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में इसमें, 90 या फिर कितने क्वेश्चंस आएंगे? हम्म, चलो मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है? आज यहीं तक, बाकी हम सर से बात करके आपको बोलते हैं। वेलकम बेटा। तो फिर मैं मीटिंग ओवर करता हूँ। थैंक यू। वेलकम बेटा। वेलकम बेटा। मैं मीटिंग ओवर करता हूँ, ओके।